नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 पोंगल। इसके पहले भाग में आप वीडियो देख चुके हैं पाठ का, और इसमें पोंगल जो एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल। जब मैं पाठ में आए नए शब्द या कठिन शब्द जिनके अर्थ बताऊं, तो आप उनको रेखांकित करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, जैसा कि हम हर पाठ में करते हैं। और पाठ शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूं आपको पहले से ही पता चल जाए। चलिए, तो तैयार हैं सब। यहाँ पर पाठ 11 ये दूसरा भाग है। इसमें जो पोंगल त्यौहार है उसकी बात हो रही है। वीडियो में आपने पूरा देखा किस तरह से मनाया जाता है यह त्यौहार। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले देखो, हमारा देश जो है बहुत विशाल है, बड़ा है, और उसमें बहुत सारे प्रदेश भी हैं, जो स्टेट हैं वो। लेकिन जहाँ पर जिस समय ठंड पड़ रही है ना, लेकिन दूसरी साइड यानी हमारे देश के किसी दूसरे हिस्से में सूरज की गर्मी बहुत है। तो जो हमारे प्रदेश हैं, मतलब जो हमारे स्टेट हैं, उनमें मौसम के हिसाब से जुड़े हैं उनके त्योहार या उनके अलग अलग रीति रिवाज, उन्हीं की बात हो रही है। और त्योहार वही घूम फिर के वैसे ही होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग प्रदेश में, स्टेट में थोड़े नाम अलग अलग हैं, या थोड़ा बहुत उनको रीति रिवाज मनाने के तरीके अलग हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ में। वैसे तो आप सबको मालूम ही है हमारे देश में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इस त्योहार के बारे में बात हो रही है कि जो हमारा देश है वैसे तो बहुत बड़ा है और कृषि प्रधान देश बोलते हैं। क्योंकि कृषि प्रधान, इसको आप रेखांकित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं इसका अर्थ बताऊँ तो एग्रीकल्चर से आप मान सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में फसलें बहुत उगाई जाती हैं। कुछ में गेहूँ ज़्यादा होता है, तो किसी में धान, चावल। और ऐसे ही जो धान की फसल जुड़ी है वो है तमिलनाडु, जिसमें यह पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। इसके अलग विधि विधान है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबकी पेंसिल मुझे लगता है निकल ही गई होंगी। तैयार हैं सीखने के लिए नए शब्द। पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। जो पोंगल का त्यौहार है, त्यौहार का अर्थ है जो आपका फेस्टिवल, फिर वो कोई भी होते हैं उनको त्यौहार बोलते हैं। तई नामक तमिल महीने की, ये मंथ का नेम है जो तमिल में बुलाते हैं। इसकी पहली तारीख को, पहली यानी फर्स्ट, तारीख यानी जो डेट है, तारीख भी बोलते हैं, दिनांक भी बोलते हैं, यानी पहली, फर्स्ट को मनाते हैं। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। यह दिन की बात हो रही है, कब आता है? जनवरी के मध्य में। मध्य का अर्थ है बीच में। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। जब तमिलनाडु में धान जो है वो धान बोते हैं और उसकी फसल की कटाई हो गई है, उन्होंने उठा लिया है, पूरा समेट लिया है उस फसल को, उसके बाद अब लोग फ्री हो गए ना, तब वो खुशी प्रकट करते हैं कि अच्छी फसल, उनकी जो फसल है वो अच्छी हुई है, अब वो खुश हैं। तो उसी खुशी को प्रकट करने के लिए, प्रकट करना यानी कि जो सामने है उसको अपना दिखाना है ना, हम खुश हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। अच्छा, उत्तरायण का क्या अर्थ है? उत्तरायण का अर्थ है जो सूर्य है वो अब उत्तर दिशा में जाने वाला है।
उत्तरायण का अर्थ है जो सूर्य है यानी सूरज है उसका उत्तर दिशा में गमन। गमन का अर्थ है जाना यानी प्रस्थान करना, गोइंग। और उत्तर, उत्तर किसको बोलते हैं आप? वैसे तो यहाँ पर आरंभ का अर्थ मैंने बताया नहीं। पोंगल जो है उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। आरंभ यानी शुरू, ठीक है, कि अब बिगनिंग है और ये इसी का सूचक है। सूचक यानी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि इंडक्टर है, इंडिकेट करता है कि अब सूरज जो है वो कौन सी दिशा में चला जाएगा? उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में अब वो प्रस्थान करेगा। गमन का अर्थ जाना। पोंगल के पहले देखो इस पाठ में बच्चों थोड़े शब्द जो हैं वो कठिन लगेंगे आपको, आपको लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार समझोगे तो आप बार बार जब पाठ रीड करोगे आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है, ठीक है। पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी पोंगल जितना ही महत्व है। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन पोंगल का त्यौहार मना रहे हैं वही दिन की महत्व है। उतना ही महत्व रखता है उसके पहले का दिन और उसके पोंगल के बाद का भी दिन, उतना ही महत्व रखता है। महत्व यानी इम्पोर्टेंस। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं। ये दिन बोलते हैं बोगी। उस दिन लोग क्या करते हैं? घर की साफ़ सफाई करते हैं। अच्छा, जब हमारा त्यौहार हम मनाते हैं ना, इधर दिवाली, दीपावली, हम भी साफ़ सफाई करते हैं ना। उसको जब हमारा त्यौहार आता है उससे पहले ही सब घरों में साफ़ सफाई, रंगाई पुताई और उसको सजाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ये लोग भी करते हैं। बोगी के दिन घर की सफाई वो करते हैं। उससे पहले तो ये धान की फसलें वगैरह काटने में बिजी थे ना, व्यस्त थे। पुरानी और बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। और पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं। बेकार हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि बेकार चीज़ों की मतलब बेकार यानी जिसका कोई प्रयोग नहीं है, यूज़ नहीं है। जैसे मेरे कोई कपड़े फट गए हैं, घर में मैंने कोई साज सज्जा की चीज़ रखी थी, लेकिन अब वो लालटेन था जो कि कागज़ का था, फट गया, अब तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब वो काम का नहीं है तो उसको बोलते हैं बेकार। तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को या तो फेंक देते हैं क्योंकि सफाई कर रहे होते हैं, या फिर वो जला देते हैं उनको। और होली, होली क्योंकि देखो आपको होली का त्यौहार याद है, शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम होलिका दहन करते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें आग जलाते हैं। उसमें वो भी हमारा एक त्यौहार जो है फसल के कटने के बाद ही मनाते हैं, लेकिन होली का दहन करते हैं बुराइयों का, कि अब बुराइयों को जला देते हैं। अब बुराइयां सब ख़त्म हो गई, अच्छाइयों के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको फेंकते हैं या फिर उनकी होली जला देते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। जो ढोल वो बजाते हैं ना लड़के, छोटे छोटे ढोल, उन ढोल को बोलते हैं तमिल में बोगी कोट्टू। एक प्रश्न बन गया ये आपका कि छोटे जो लड़के हैं वो ढोल पीटते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोगी कोट्टू। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। देखो स्पेशल बना दिए कि इस दिन इनको यूज़ करना है, प्रयोग करना है। सांझ को जब घर में सफ़ेदी हो चुकती है, सांझ रेखांकित कर ले, सांझ का अर्थ है शाम। सांझ यानी इवनिंग जिसको आप बोलते हैं। घर में सफ़ेदी हो चुकी है, जो वाइट वॉश है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है अभी, और जब ख़त्म हो गया तब फर्श भी गंदा हुआ होगा, तो फर्श को यानी फ्लोर को रगड़ रगड़ कर धोया जाता है, पोंछा जाता है। और चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती है।
आकृति किसको बोलते हैं? जो शेप है अलग अलग तरह की, एक तरह से रंगोली कह सकते हैं आप इनको, लेकिन किससे बनाते हैं फर्श पे, फ्लोर पे? चावल के आटे से, जिन्हें कोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलम। और कोलम किससे बनता है? कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं। जो उन्होंने अभी फसल काट के धान निकाला है, नया चावल, उस चावल से बनाते हैं। इसलिए इसका विशेष महत्व है। विशेष यानी कि एक तरह से खास स्पेशल इम्पोर्टेंस है इसकी। कोलम के, कोमल नहीं है, कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती है। जो कोलम का है, कोलम अभी बताया, जो फसल का, नई फसल का चावल है, उसका सुर्ख आटे को, यानी जो सुर्ख कह सकते हैं कि जो एकदम सूखा जो आटा है, वैसे तो सुर्ख बोलते हैं लाल रंग को, जो रेडिश कलर है उसको सुर्ख रंग बोलते हैं। तो वो उसको तैयार करते हैं, लेकिन चावल तो सफ़ेद होते हैं ना, लाल तो होते नहीं हैं, और पानी में उसको घोल लेते हैं। फिर जब वो पेस्ट बन गया, उसको प्रत्येक कमरे के अंदर, प्रत्येक यानी कि हर एक, ईच कमरे के भीतर दीवारों पर, भीतर यानी अंदर जो दीवारें हैं उसके साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती है। एक लाइन की तरह उनकी रेखाएं, पट्टियाँ चारों तरफ वो पूरे कमरे में खींच देते हैं। किससे खींचते हैं? किसी कलर से नहीं, उस कोलम के घोल से। कोलम नई फसल का जो चावल था उसके आटे से बनाया गया था, उससे वो दीवारों के अंदर, कमरे के भीतर पट्टियाँ खींचते हैं, बनाते हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। विशेष यानी कि एक खास बर्तन जो है वो खरीद लेते हैं। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। अच्छा, वो बर्तन तो खरीदा, देखो आप बर्तन देख सकते हो, और इसमें क्या क्या डाला? दूध डाला, जो नई फसल के चावल थे वो, और गुड़, जैगरी, और मसाले डाल देते हैं। फिर वो सूर्य देवता के लिए, सूर्य देवता, हम सूरज को भी भगवान कहते हैं ना, सूर्य देवता, उनके लिए वो करते हैं भोग तैयार, शर्करई का, शर्करई का भोग तैयार करते हैं। भोग किस लिए कहते हैं? देखो, भोग का क्या अर्थ है? वैसे तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में वो नहीं जानते हैं भोग किसको कहते हैं, लेकिन मैं इसको एक उदाहरण देती हूँ। देखो, खाना हम घर में किसी भी त्योहार पे खूब सारे पकवान बनाते हैं और हम भी खाते हैं उसको, तो हम उसको खा रहे हैं, तो हम उसको तो खाना बुला रहे हैं, तो वो भोग कैसे हुआ? ये जो भगवान को ऑफर करते हैं, ठीक है, उसको भोग कहते हैं। यानी हमने जो वो विशेष पकवान, भोजन बनाए हैं, वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के सामने रखा जाता है, उसको भोग कहा जाता है। बाकी तो हम भी खाते हैं, पकवान ही होते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए तैयार कर रहे हैं भोग? सूर्य देवता के लिए, ठीक है। इसलिए इस दिन को शर्करई पोंगल भी कहते हैं, क्योंकि वो शर्करई का भोग तैयार करते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है। ये जो बर्तन है आप देख रहे हो गोल गले का, इसको कहते हैं पोंगल पानई। बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं आपके यहाँ तक आते आते। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। अब आपने तो हल्दी को पीले रंग का पाउडर में ही देखा होगा, येलो, लेकिन हल्दी एक जड़ वाला पौधा है, जो जड़ में लगती है हल्दी, वो ऊपर से पौधा जो है ग्रीन कलर का, हरे रंग का ही होता है। देखो, इसके गले में बांध दिया ना। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं, सब जगह ही वैसे तो मानते हैं, लेकिन उनको खास महत्व रखते हैं तमिलनाडु के लोग। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है, यानी एक ही समय पर हल्दी भी होती है और धान की फसल भी होती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी उतरती है।
ईख, जो गन्ना है, शुगर केन है, वो फसल भी होती है। एक साथ कितनी फसलें निकल आई देखो, एक समय पर हल्दी की फसल भी हो गई, धान की फसल भी हो गई और ईख की फसल भी हो गई। तो एक साथ उनका सारा काम खत्म हो गया है ना, सेलिब्रेट करेंगे अब वो। पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। जैसे आप लोग दिवाली पे नए कपड़े पहनकर पूजा में बैठते हैं ना, ऐसे ही पोंगल की पूजा से पहले भी पहनते हैं, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। अनुमति, अनुमति बोलते हैं आज्ञा को, परमिशन। अगर तुमने नए कपड़े नहीं पहने तो तुम अभी पूजा में नहीं बैठोगे, पहले जाओ तैयार होके आओ, नए कपड़े पहन कर आओ। कितना अच्छा है ना। फिर सबके बीच शर्करई पोंगल बांटा जाता है। शर्करई पोंगल क्या था, जो भगवान के लिए, सूर्य देवता के लिए बनाया गया था ना, जो पोंगल, उसको शर्करई बुलाते हैं। तो अब वो भगवान को चढ़ा दिया गया है, भगवान को अर्पित किया गया है, वो भोग था। अब वही शर्करई पोंगल सबको बांटा जाता है। हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, प्रसाद ले लो। ईख काट काट कर गंडेरिया बनाई जाती हैं। ईख, शुगर केन पूरा है तो वो शुगर केन, गन्ना पूरा है, उसको छोटे छोटे काट दिया जाता है और उसकी गंडेरियाँ बनाई जाती है। जो छोटे टुकड़े हो गए हैं उसको क्या बोल रहे हैं, गंडेरियाँ। और तमिल में ईख को ईख नहीं बोलते, वो बोलते हैं करुम्बू। और जो टुकड़े कर दिए, अब छोटे छोटे गंडेरी बन गई, उसको तमिल में बोलते हैं करुम्बुतुडम। ये भी एक प्रश्न हो गया आपके लिए कि तमिल में ईख को क्या बुलाते हैं और गंडेरी को। तो आपका उत्तर होगा, तमिल में ईख को करुम्बू और गंडेरी को करुम्बुतुडम कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगला दिन माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो पोंगल है उसका अगला दिन यानी नेक्स्ट डे, उसको माट्टू पोंगल के रूप में मनाते हैं। उसको, उस त्योहार का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, माट्टू पोंगल। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। पशुओं के प्रति, पशु जो भी एनिमल, पशु तो सभी को एनिमल ही कहते हैं आप, तो एनिमल्स के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। कृतज्ञता यानी एक तरह से हमारा ग्रेटिट्यूड है कि वो पूरे साल परिवार की सेवा करते हैं, क्योंकि हम जताते हैं कि आपने हमारी बहुत सेवा की पूरे साल। जब किसान खेत में जाता है तो बैलों को बांध कर ले जाता है एक गाड़ी में, फसल को लेके जाना, कट गई है तो उठा के खेत से घर में लेके आना, कितना काम करते हैं वो। तो ये उनके लिए एक हमारा ग्रेटिट्यूड है कि हम उनको कृतज्ञ हैं उनके, ये हम बताते हैं, प्रकट करते हैं, यानी जताते हैं। गायों के मस्तक पर, मस्तक क्या होता है, जो उनका माथा है, फोरहेड है, उस पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुष्पहार डालकर उसकी पूजा की जाती है। किसके गले में, जो गायें थी उनके गले में पुष्पहार, पुष्प का अर्थ है फूल, हार तो है ही, फूलों का हार बनाकर उनके गले में डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मस्तक पर, माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं और उसके बाद उन्हें क्या खिलाते हैं, पोंगल, क्योंकि प्रसाद पर उनका भी तो हक है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों, हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। खेतों में काम करने वाले लोग, अच्छा, अब सब अपनी फसलें काट कर उन औजारों को प्रयोग कर चुके, थोड़े ख़राब हो गए या अभी उनका प्रयोग काफ़ी टाइम के बाद होना है, तो उनका रख रखाव भी तो ज़रूरी है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर बैलगाड़ी हैं, उनके हल हैं, हल किसको बोलते हैं, जो इंग्लिश में आप इसको प्लाव बोल सकते हैं। और जो उनके औजार हैं, औजार का अर्थ है वो जो टूल, हथियार को वैसे वेपन बोलते हैं, लेकिन जो भी औजार, हथियार, जो भी टूल्स उनको लगते हैं, उनको
वो रंग रोगन करते हैं। रंग रोगन करना यानी उनको कलर वगैरह कर देना। तो वो अच्छे से उनको देख रेख तो करनी पड़ेगी ना, वही तो टूल्स हैं, औजार हैं जो उनके खेती में काम आते हैं। तो सब वो ऐसा उनको रंग रोगन करते हैं, उनको अच्छे से, बैलगाड़ियों को टूट फूट गई हैं तो उनको भी करते हैं अच्छे से, जो उनके हल हैं उनको भी, तो वो रंग रोगन करते हैं यानी कलर करते हैं। बैलों के सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है। जो बैल हैं उनके सींगों को, सींग क्या होते हैं आप इसको बोल सकते हैं, जो बैल के या गाय के किसी के भी जानवर के जो सींग हैं वो उसको कहते हैं हॉर्न। और उनको वो घिस घिस कर नोकदार बनाते हैं। किधर तो इधर उधर उसने घिसा किसी दीवार पे, पेड़ पे, तो वो ऐसे अच्छे कटे फटे से हो गए, अच्छे नहीं रहे, तो वो उनको अच्छे से घिसते हैं। उनके सींग जो है बैलों के, उनको नोकदार बनाते हैं। नोकदार यानी उनका एकदम एज बना देते हैं, नुकीला कर देते हैं उसको, और उन पर रंग रोगन लगा कर यानी कलर करके उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। नोक, नोक यानी जो उसका लास्ट वो टिप है, एकदम नुकीला कर दिया, तीखा कर दिया, उस पर धातु के, धातु का अर्थ है मेटल, छल्ले यानी रिंग। अब एक कैप की तरह बना के मेटल की उसके सींग पर, देखो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, छल्ले जो हैं वो मढ़ दिए जाते हैं। मढ़ देना एक तरह से उनको पहना देते हैं वो, ये बैल के सींग है, अच्छे से घिसाई की उनकी एकदम, ये आप देख रहे हो ये उनकी नोक है यानी टिप, इसको एकदम घिस घिस के शार्प कर दिया, नोकदार कर दिया, और उस पर अब रंग भी लगा दिया, और उस पर धातु के यानी मेटल के छल्ले भी मढ़ दिए। छल्ले यानी रिंग, और उस पर बैल के सींग पर वो छल्ले डाल दिए, यानी एक तरह से कवर कर दिया उनको। ये सब तैयारियां होती हैं मंजी विरट्टू के लिए। अगला त्यौहार ये मना रहे हैं, ऐसा ये सब करते हैं। और ये किसके लिए इन्होंने तैयारियां की हैं? मंजी विरट्टू के लिए, उसका नाम है उस त्यौहार का। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गलों में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। रंग बिरंगे, क्योंकि उनके सींगों को रंग किया ना, इसलिए उनके सींग रंग बिरंगे हो गए। गलों में मनके और घंटियां, उनके जो गले में माला पहनाई उसमें मनके थे, मनके यानी बीड्स, और घंटियां पहना देते हैं तो जब वो भागते हैं तो टन टन की आवाज़ आते हैं ना, टन टन आते हुए गलियों में दौड़ते हैं। और उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। युवक यानी यंग बॉयज़ जो हैं उनके झुंड चलते हैं, झुंड को बोलते हैं ग्रुप। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। ये उनका त्यौहार है मनाने का तरीका, कि ग्रुप बना लेते हैं जो लड़के हैं यंग, और वो उनके पीछे चलते रहते हैं जब वो गली में दौड़ रहे हैं घंटी टन टन आते हुए। और कभी कभार तो कोई युवक उसको घेर कर, उसकी घेरना यानी एक तरह से उसके राउंड, उसके राउंड बनाना, क्योंकि वो ग्रुप है ना, उसको घेर लेते हैं और उसकी पीठ पर कोई लड़का एक सवार हो जाता है। और कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद, फासला यानी जो डिस्टेंस था, थोड़े बहुत फासले तक उसको ऐसे ही दौड़ाया बैल को, उसके बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपये उसी के हो जाते हैं। ये सेलिब्रेट करने का इनका तरीका है। उस बैल के गले में रुपयों से भरी थैली भी बांधी जाती है, तो जो लड़का उसके पीठ पर चढ़ गया उसने उस रुपयों की थैली को निकाल लिया, तो वो रुपये किसके हो गए? उसी के हो गए। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। काबू यानी कंट्रोल, एकदम गुस्से में भी आ जाते हैं। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं, उग्र का अर्थ ही है गुस्सा, एकदम वायलेंट होते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता ना, एकदम से सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, घबरा जाते हैं वो। अगर कोई उनके निकट जाकर, निकट यानी उनके बिल्कुल पास में जाकर, क्लोज, उनकी सवारी करने की कोशिश करता है, सवारी करना यानी राइडिंग,
तो उसके गले में जो फूलों के हार या रुपयों की थैली बंधी है उसको कोई उतारना चाहता है तो वे भड़क जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एंग्री। फिर भी कई लोग अकेले ही, या तो अकेले या फिर मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। टक्कर लेना अभी उसको टक्कर मार देना नहीं, मतलब वो कोशिश करते हैं, या तो अकेला लड़का, अकेला कोई इंसान उसको काबू में करके उसकी पीठ पर सवारी कर लेता है और रुपयों की थैली खोल लेता है, या फिर वो ग्रुप में काम करते हैं। एक के कंट्रोल में तो वो गुस्से वाला बैल आता नहीं है, तो वो ग्रुप में उसको घेरते हैं, उसके राउंड बनाते हैं और फिर कोई एक उसके गले से सवारी करके वो रुपयों वाली थैली उतार लेता है। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। जो यह दृश्य है, जो ये सीन है, व्यू है, ये बहुत ही रोमांचक होता है। रोमांचक मतलब एकदम एक्साइटिंग भरा होता है कि अब क्या होगा, कौन ग्रुप इसको कर पाएगा। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। सांझ होते ही, सांझ का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी, शाम, सांझ यानी इवनिंग। ग्राम देवी के, ग्राम का अर्थ है गांव, और ग्राम देवी किसको बोलते हैं, जो उनके गांव की, एक तरह से हम कुल देवी भी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गांव की देवी है यानी विलेज गॉडेस जो है, उसके खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियाँ, जो किसान हैं, फार्मर हैं, उनकी स्त्रियाँ, स्त्री यानी जो औरत है, लेडीज़ हैं, वो आती हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, और शाम को ही जब वो पूजा होती है फिर बैलगाड़ियों की दौड़ कर आते हैं। अब अकेला बैल नहीं दौड़ रहा है, अब बैलगाड़ियाँ हैं, और जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल होते हैं। अब इतना बड़ा त्यौहार जब सब मना रहे हैं पूरे गांव के लोग, तो कौन कौन सब उसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़े मतलब वो जो ओल्ड एज वाले हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, फीमेल हो या मेल हो, सब लोग शामिल होते हैं उसमें। मतलब सब मज़ा लेते हैं बैलगाड़ियों की दौड़ का। बैलगाड़ी किसको बोलते हैं, जो बुलक कार्ट है उसको बोलते हैं, बैलों के पीछे जो बांध दिया जाता है। और इस तरह से पूरा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल का त्यौहार। तो आप में से किस किस को इस पोंगल के त्यौहार के बारे में जानकारी थी, या फिर आप में से कौन तमिलनाडु के हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कि कौन कौन मनाता है। या फिर ऐसा कुछ जो इस पाठ में नहीं बताया गया और मुझे नहीं पता, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं, और हम सबको भी पता चल जाएगा उसके बारे में। तो चलिए, पाठ होता है ख़त्म। 2 से 3 बार आप इस पाठ को पढ़ें। कुछ नहीं पता चले, नहीं समझे, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगी। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।